हेलो स्टूडेंट्स, O2IAS एकेडमी के चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। हिमाचल नायब तहसीलदार एग्ज़ाम की प्रिपरेशन के लिए ये सारथी सीरीज़ चल रही है और इसमें हम लोग इकॉनमी पढ़ रहे हैं। एज ऑफ नाउ इंडियन इकॉनमी के लेक्चर सीरीज़ में ले रहा हूँ। जो पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं तो वो प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं, वहाँ इकॉनमी के साथ साथ करंट अफेयर्स या बाकी जो जीएस का पार्ट सब्जेक्ट्स है वो हमारे चैनल पे ऑलरेडी कवर्ड है। और उसकी जो भी पीडीएफ नोट्स हैं फ्री ऑफ कॉस्ट हमारी O2IAS एकेडमी की मोबाइल एप्लीकेशन पे इस तरीके का एक सारथी सीरीज़ नाम का कोर्स बना हुआ है, वहाँ पे आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट कोर्स है। तो अगर हम लोग बात करें इंडियन इकॉनमी के प्रीवियस लेक्चर्स की, तो प्रीवियस लेक्चर्स में हमने यूनिट 1 में सेक्टर्स ऑफ इकॉनमी, टाइप्स ऑफ इकॉनमीज, कॉन्सेप्ट ऑफ नेशनल इनकम, जीडीपी, जीएनपी या देश की जो समस्याएं हैं जैसे इन्फ्लेशन हो गया, पॉवर्टी एंड अनएम्प्लॉयमेंट, ये सारी चीज़ें हम लोग कवर कर चुके हैं। आज का जो मेरा लेक्चर है इसमें हम लोग बात करेंगे कॉन्सेप्ट रिलेटेड टू पॉपुलेशन के साथ जो जुड़ी हुई बेसिक एस्पेक्ट्स हैं, उन पॉइंटर्स पे मैं बात करूंगा जो एग्ज़ाम में आपके पूछे जा सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम दिस, अगर आप इस पेपर की प्रैक्टिस या प्रेपरेशन के रिगार्डिंग कुछ कोर्सेज परचेज करना चाहते हैं, सारथी सीरीज़ के अलावा कुछ पेड कोर्सेज यहाँ अवेलेबल हैं, तो यू कैन चेक इट आउट। इसमें पावर पैक भी है जो सारे कोर्सेज का कॉम्बो है, या इंडिविजुअली हिमाचल जी के या HP नायब तहसीलदार के लिए जो महाअभ्यास की 10 फुल एंड टेस्ट सीरीज़ हैं या इसकी इंडिविजुअल टेस्ट सीरीज़ है, वो सारे कोर्सेज यहाँ पे अवेलेबल हैं। यू कैन हैव अ लुक एट देम इन आर मोबाइल एप्लीकेशन, उसको डाउनलोड करिए और वहाँ पे मिल जाएंगे। इन टेस्ट्स को आप अपने कंप्यूटर या लैपटॉप पे भी अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो चलिए टॉपिक स्टार्ट करते हैं। इंडियन इकॉनमी का आज का हमारा टॉपिक है पॉपुलेशन ग्रोथ एंड उसके साथ जुड़ी हुई इकोनॉमिक डेवलपमेंट इन इंडिया। और इसका बेसिक टारगेट वही रखेंगे कि जो हमें HPPSC के पेपर में यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, कम से कम समय में उस क्वेश्चन के लायक डेटा हम लोग इकट्ठा कर लें। एक या दो क्वेश्चन जो यहाँ से आपको आ सकते हैं उसके लिए हम लोग काम करेंगे। तो सबसे पहले इसके साथ जुड़ी हुई डेफिनेशंस पे कई बार क्वेश्चन आ जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, पॉपुलेशन क्या है, ये आप सभी लोग जानते हो कि किसी एक एरिया में, किसी एक जोग्राफिकल एरिया में, किसी पर्टिकुलर टाइम पे कितने नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स अलाइव हैं, दैट इज द बेसिक डेफिनेशन ऑफ पॉपुलेशन। इसके बाद कुछ टर्म्स यूज़ करी जाती हैं। पॉपुलेशन एक्सप्लोजन क्या होता है? इट मीन्स अ सडन स्पर्ट इन रेट ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ, एक सडन राइज होना पॉपुलेशन के जो ग्रोथ दर है उसमें, इट इज़ कॉल्ड पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। ये कॉन्सेप्ट पॉपुलेशन ट्रांजिशन थ्योरी के साथ मिलता जुलता है, जो कि हम आगे पढ़ेंगे, तो वहाँ पे ये बात मैं बार बार इस्तेमाल करूँगा। पॉपुलेशन एक्सप्लोजन हो गया, तो आप इसको वहाँ से रिलेट करके समझ सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट, पॉपुलेशन के साथ जुड़ा हुआ कॉन्सेप्ट है बर्थ रेट। तो ये क्या होता है जी? टोटल नंबर ऑफ बर्थ्स पर 1000 ऑफ ए पॉपुलेशन ईच ईयर। मोर्टेलिटी रेट, सिमिलरली टोटल नंबर ऑफ डेथ्स पर 1000 इंडिविजुअल्स पर ईयर। पर 1000 जिंदा लोगों के मुकाबले कितने लोगों की डेथ हो रही है, कितने लोग नए पैदा हो रहे हैं, दैट इज अ बर्थ रेट एंड अ मोर्टेलिटी रेट। तो हम बात करेंगे अब टोटल फर्टिलिटी रेट की। काफ़ी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, इंपॉर्टेंट आंकड़ा भी रहता है इसके साथ जुड़ा हुआ। दोनों चीज़ों की बात करते हैं। सबसे पहले समझिए कि टोटल फर्टिलिटी रेट होता क्या है। तो ये है एवरेज नंबर ऑफ चिल्ड्रन दैट वुड बी बॉर्न टू अ वुमन ओवर हर लाइफ टाइम। यानी कि अपनी एक वुमन जो है, एवरेज हम इस टोटल वुमन की एवरेज निकालेंगे। ऑन एन एवरेज बेसिस एक वुमन अपने चाइल्ड बियरिंग ईयर्स में कितने बच्चे पैदा करती है एक देश में, दैट इज अ टोटल फर्टिलिटी रेट। आइडियली ये रेट जो है वो 2.1 होना चाहिए। इसको रिप्लेसमेंट रेट भी कहते हैं। आप समझिए, वुमेन जो है इट्स अ कपल इन इटसेल्फ, है ना। ये हम एवरेज जो है वो वुमेन के कॉरस्पॉन्डिंगली निकाली जाती है, लेकिन आप ब्रॉडली देखिए तो एक कपल है, बच्चा पैदा करता है, वुमेन अकेली नहीं करती है। तो एक कपल जो है अपने आप को रिप्लेस करके जा रहे हैं, यानी कि एक कपल अगर उनके 2 बच्चे हैं एवरेज, तो उनकी मृत्यु के बाद वो अपने आप को रिप्लेस करके जा रहे हैं। एंड दिस इज हाउ इसको पॉपुलेशन स्टेबिलिटी का रेट बोला जाता है, कि अगर किसी देश का टोटल फर्टिलिटी रेट 2.1 है, 2 या 2.1 है, 2.1 क्यों बोलते हैं उसकी बात करेंगे हम लोग, है ना। तो वो क्या है, उस देश की पॉपुलेशन स्टेबल हो जाती है, ना तो वो श्रिंक करती है ना ही वो बढ़ती है। अगर ये आंकड़ा 2 से ज़्यादा होगा, यानी कि अगर कोई एक कपल है वो अपने रिप्लेसमेंट रेट से ज़्यादा बच्चे पैदा करके जा रहा है, तो इट मीन्स उस देश की जो पॉपुलेशन है वो एक्सपैंड कर रही है, वो बहुत ज़्यादा एक्सप्लोड भी हो सकती है डिपेंडिंग अपॉन द रेट। अगर रेशियो 2.1 से कम है तो इट मीन्स देश की जो पॉपुलेशन है वो श्रिंक कर रही है।
इंडिया का एज ऑफ नाउ अगर बात करी जाए तो इट इज़ लगभग 2.1 के आसपास, 2.2, 2.3, 2.4 के आसपास हमारा TFR है। यानी कि आने वाले 10 साल में या 15 साल में इंडिया की जो पॉपुलेशन है वो स्टेबलाइज होना शुरू हो जाएगी। एंड देयर आर मैनी स्टेट्स जहाँ पे ये जो आंकड़ा है ये डिक्लाइन कर चुका है, 2.1 से नहीं है। आप हिमाचल प्रदेश का ले लीजिए, हिमाचल का जो टोटल फर्टिलिटी रेट है दैट इज़ 1.7। इट मीन्स आपकी पॉपुलेशन जो है वो श्रिंक कर रही है, ये आपको पता होना चाहिए। इसके साथ इसी टोटल फर्टिलिटी रेट के साथ जुड़े हुए कुछ और आंकड़े और डेफिनेशंस हैं, उनके बारे में बात करते हैं। जैसे कि ग्रॉस रिप्रोडक्शन रेट, ये सिर्फ बात करता है, किसकी बात करता है? एवरेज नंबर ऑफ डॉटर्स अ वुमन वुड हैव इफ शी सर्वाइव्ड ऑल देयर चाइल्ड बियरिंग ईयर्स, है ना। चाइल्ड बियरिंग लाइफ क्या होती है? वो अपनी एडोलसेंट से लेके 45 की एज तक जो सर्वाइव करती है, दैट इज चाइल्ड बियरिंग ईयर्स ऑफ अ वुमन। उस दौरान जितने नंबर ऑफ डॉटर्स वो पैदा करेगी। और यहीं पे वो आता है कि हम लोग 2.1 क्यों लेके आते हैं, 0.1 एक्स्ट्रा क्यों ले जाता है? बिकॉज रिप्लेसमेंट रेट तो 2 ही है, 2 लोग मर रहे हैं तो 2 लोग नहीं पैदा हो रहे हैं, वो अपने आप को रिप्लेस कर रहे हैं। ऑन एन एवरेज बेसिस हमें अगर रिप्रोडक्शन रेट को स्टेबल रखना है तो वी नीड वुमेन फॉर दैट, वी नीड द जेंडर जो सेक्स रेशियो है वो बैलेंस चाहिए। अगर वो इम्बैलेंस हो रहा है, उस इम्बैलेंस को एवरेज में ठीक रखने के लिए हम लोग 2.1 कंसिडर करते हैं, ये मानते हुए कि देयर विल बी कपल्स जिनके 2 बेटे भी होंगे, बेटियां नहीं होंगी। तो जब हम रिप्रोडक्शन रेट के बारे में पढ़ते हैं तो वो सिर्फ डॉटर्स की बात करता है, ग्रॉस रिप्रोडक्शन, बिकॉज अगर डॉटर्स होंगी तभी जाके आगे जो रिप्रोडक्शन रेट है वो बढ़ पाएगा या स्टेबल हो पाएगा, डिपेंडिंग अपॉन द कंट्री की सिचुएशन। तो एवरेज नंबर ऑफ डॉटर्स ऑफ वुमेन वुड हैव, अगर वो अपने चाइल्ड बियरिंग ईयर सर्वाइव करती है तो उसको बोलते हैं ग्रॉस रिप्रोडक्शन रेट। और अगर ग्रॉस रिप्रोडक्शन रेट में हम लोग एक चीज और कंसिडर कर लेते हैं, वो क्या है कि सारी वुमेन तो ऐसी नहीं होंगी कि जो अपनी चाइल्ड बियरिंग एज में जाती हैं। बहुत सारी ऐसी भी अडल्सेंट या बच्चियां हैं जिनकी उससे पहले मृत्यु हो जाती है। अगर उस आंकड़े को मैं कंसिडर करता हूं तो उसके बाद जो मेरे पास रेट आता है दैट इज अ नेट रिप्रोडक्शन रेट, है ना। ग्रॉस रिप्रोडक्शन रेट से कुछ चीज़ें एडजस्ट या माइनस करके हमारे पास नेट रिप्रोडक्शन रेट आ जाता है। इन शॉर्ट आपको ये देखना है कि ग्रॉस रिप्रोडक्शन रेट और नेट रिप्रोडक्शन रेट आर सिमिलर। बस नेट रिप्रोडक्शन रेट में वो फीमेल डेथ्स काउंट हो जाती हैं, वो ऐसी फीमेल्स जो अपने चाइल्ड बियरिंग ईयर कंप्लीट किए पहले ही उनकी मृत्यु हो गई, मोर्टेलिटी वहाँ पे काउंट हो जाती है। तो दैट्स अ ग्रॉस। इसके अलावा एक एडोलसेंट फर्टिलिटी रेट आता है। एडोलसेंट फर्टिलिटी रेट की बर्थ्स पर 1000 वुमेन बिटवीन एज 15 से 19 साल के बीच कितनी ऐसी फीमेल हैं जो रिप्रोडक्टिव साइकिल में आ चुकी हैं, यानी कि जो प्रेगनेंसीज हो रही हैं। तो उस सेंस में अडल्सेंट फर्टिलिटी रेट भी काउंट करा जाता है। और अडल्सेंट फर्टिलिटी रेट कैलकुलेट करने का मतलब होता है कि हम सोसाइटल बैकवर्डनेस को देखते हैं। जब वुमेन एम्पावरमेंट की बात करते हैं तो अडल्सेंट फर्टिलिटी रेट बहुत कम होना चाहिए। इट मीन्स कि हमारी जो वुमेन है, इस एज की वुमेन को बच्चे पैदा करने में नहीं, हमें एजुकेशन में, हमें एम्पावरमेंट में लगाना है। तो ये अगर रेट कम है तो इट इज़ द इंडिकेटर दैट उस देश में वुमेन एम्पावरमेंट को लेके इनिशिएटिव्स लिए जा रहे हैं, या वुमेन की जो ओवरऑल सिचुएशन है इकोनॉमिक, सोशियो इकोनॉमिक सिनेरियोज में वो ठीक है, वहाँ पे ये रेशियो यूज़ करा जाता है। अब इन शॉर्ट मैंने आपको 3-4 चीज़ें एक ही रेट के आसपास घुमाई। दैट इज वन इज टोटल फर्टिलिटी रेट, टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रन एक वुमेन जो अपने चाइल्ड बियरिंग ईयर्स में पैदा करती है। आइडली ये 2.1 होना चाहिए, वो है नहीं 2.1, कुछ ही स्टेट्स में ज़्यादा है, कुछ स्टेट्स में कम है, बट एवरेज इंडिया की धीरे धीरे स्टेबलाइज हो रही है। तो यहाँ पे जो जैसी स्कीम्स चलाई जा रही हैं, 1 चाइल्ड पॉलिसी, 2 चाइल्ड पॉलिसी वगैरह, वो दीज आर द जस्ट पॉलिटिकल स्टंट्स। अपार्ट फ्रॉम दैट ग्रॉस रिप्रोडक्शन रेट की बात करी तो वहाँ पे हमने सिर्फ नंबर ऑफ डॉटर्स को कैलकुलेट करेंगे, और नेट रिप्रोडक्शन रेट में हम लोग क्या मोर्टेलिटी को कंसिडर करते हुए रिप्रोडक्शन रेट देखेंगे डॉटर्स का। तो ये 2-3 कॉन्सेप्ट थे जो मैंने बताए, और ये पेपर में पूछे जा सकते हैं आपसे। अपार्ट फ्रॉम दैट हम बात करेंगे अगला कॉन्सेप्ट, दैट इज पॉपुलेशन पिरामिड। पॉपुलेशन पिरामिड एक काइंड ऑफ ए ग्राफ है। इसमें जो सबसे पहला क्वेश्चन आता है कि इस ग्राफ में क्या क्या चीज़ें प्लॉट करी जाती हैं, इसका यूज़ केस मैं आपको बताऊंगा। इस ग्राफ में प्लॉट क्या किया जाता है, तो सबसे पहले प्लॉट क्या करते हैं जी, हम जेंडर वाइज पॉपुलेशन को प्लॉट करते हैं। जेंडर वाइज पॉपुलेशन, है ना, ऐसा नहीं कि टोटल पॉपुलेशन, जेंडर वाइज एज ग्रुप्स की पॉपुलेशन। एक तरफ अगर एक्स एक्सिस देखूं तो एज है, एज ग्रुप्स 0 to 4 एज ग्रुप, 5 से 9, 10 से 14 एज ग्रुप में कितनी पॉपुलेशन है किस जेंडर की, मेल फीमेल, तो उसको हम लोग बोलते हैं पॉपुलेशन पिरामिड। अब ये डेवलपिंग कंट्रीज का ग्राफ कुछ ऐसा फूला हुआ सा दिखता है, और ये जो डेवलप्ड कंट्रीज का ग्राफ है ये पिलर शेप्ड दिखता है। अब इसमें डिफरेंस समझिए, ये ऐसा क्यों आ रहा है।
अब इसमें डिफरेंस आ रहा है क्योंकि हमारे यहाँ पे पॉपुलेशन का जो ग्रोथ की दर है वो ज़्यादा है। इस वजह से आप पाओगे कि इधर जो हमारे चाहे वो बच्चे हैं, चाहे वो अडोलसेंट एज के लोग हैं या वर्किंग एज के जो लोग हैं, उनकी नंबर ऑफ़ पॉपुलेशंस ज़्यादा है और धीरे धीरे ऊपर जाते जाते मोर्टलिटी ठीक ठाक है, तो उस वजह से ये कम होते जा रहे हैं। बट व्हेन इट कम्स टू द डेवलप्ड कंट्रीज़ तो यहाँ पे ये सिमिलर रहता है, यानी कि इन कंट्रीज़ में जो बर्थ रेट है, डेथ रेट है, ये ऑलमोस्ट सेम हो चुके हैं। तो लगभग पॉपुलेशन हर एक एज ग्रुप में ऑलमोस्ट सिमिलर सिनारियोज पे चल रही है। दिक्कत यहाँ पे क्या आती है उसकी हम लोग बात करते हैं। दिक्कत क्या आती है कि ये देयर इज़ अ कॉन्सेप्ट ऑफ वर्किंग एज पॉपुलेशन, हम वैप कहते हैं। वर्किंग एज पॉपुलेशन क्या है? 15 से 64 ईयर्स की एज की पॉपुलेशन को बोला जाता है कि दिस इज़ अ वर्किंग एज पॉपुलेशन। अब 15 टू 64 एज के लोग हैं जो काम करेंगे, देश की जीडीपी में बढ़ावा होगा, इकॉनमी आगे जाएगी, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट होंगी, कैपिटल फॉर्मेशन होगा, आप कुछ भी मान लीजिए। वर्किंग एज पॉपुलेशन है ये, और इसके बाद आते हैं डिपेंडेंट्स। 0 से 14 साल जो बच्चे हैं वो डिपेंडेंट्स है, और 64 से बड़े जो बुजुर्ग लोग हैं वो डिपेंडेंट्स है। वो डिपेंड किस पे करते हैं? वो डिपेंड करते हैं इसी वर्किंग एज पॉपुलेशन पे, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। इनडायरेक्टली कैसे? बच्चों और बूढ़ों के लिए गवर्नमेंट को बहुत सारी सोशल सिक्योरिटी मेजर्स लेने पड़ते हैं सो दैट उनकी ओवरऑल स्किल्स, एजुकेशन, न्यूट्रिशनल आउटकम्स ठीक रखी जाएं, या जो भी उनको डिसेबिलिटीज़ हो रही हैं ओवर द पीरियड ऑफ एज उसको मैनेज करा जाए, पेंशन दी जाए। इस तरीके के सोशल सिक्योरिटी इनिशिएटिव्स इनडायरेक्टली वर्किंग एज पॉपुलेशन से टैक्स लेके उनको दिए जा रहे हैं, या वर्किंग एज पॉपुलेशन डायरेक्टली उन लोगों की देखरेख कर रही है। तो इन लोगों की पॉपुलेशन स्टेबल होना, या जो वर्किंग एज पॉपुलेशन और डिपेंडेंट्स का जो रेशियो है ये पॉजिटिव डायरेक्शन में ठीक होना जरूरी है। अगर किसी देश में वर्किंग एज पॉपुलेशन कम है और डिपेंडेंट्स की पॉपुलेशन ज़्यादा हो जाती है तो दैट विल बी अ नेगेटिव इम्पैक्ट। बहुत सारी डेवलप्ड कंट्रीज इस दिशा में आगे बढ़ रही हैं, वहाँ पे वर्किंग एज पॉपुलेशन कम हो रही है और जो बूढ़े लोग हैं, जो डिपेंडेंट्स लोग हैं, उनकी पॉपुलेशन बढ़ रही है। तो वो गवर्नमेंट पे बर्डन है, वो ह्यूमन रिसोर्स में काफ़ी डेफिशिएंट चल रहे हैं। तो ये हमारे जैसे देशों में ये चीज़ पॉजिटिव लगती है, लेकिन हमारा वर्किंग एज पॉपुलेशन जो है, ये आपको जो बड़ा दिख रहा है, ये अब इनके लिए हमारे पास करवाने के लिए काम नहीं है। हमारी मैन्युफैक्चरिंग इकॉनमी इतनी बुरी है तो ये भी वेले बैठे हैं। अब अपने देश में तो जवान हट्टे कट्टे लोगों को भी सरकार बेरोजगारी पेंशन दे रही है। दैट्स अ डिफरेंट चैलेंज ऑल टुगेदर, उसकी बात हम करेंगे। बट अगर रिसोर्स वाइज देखा जाए, ह्यूमन इज़ अ रिसोर्स और हमारे पास ये वर्किंग एज के रिसोर्स ठीक ठाक क्वांटिटी में अवेलेबल है। अब इसी चीज़ को यूथ बल्ज या पॉपुलेशन डिविडेंड के नाम से जाना जाता है। हमारे देश में आप पाओगे कि अंडर 15 जो एज है वो भी एक मेजॉरिटी, काफ़ी बड़ी पॉपुलेशन भारत में 15 बिलो 15 है, और लगभग देश का 65% जो यूथ है वो हमारे 35 की एज के अंडर आता है। दिस इज कॉल्ड पॉपुलेशन डिविडेंड, यानी कि कितनी पॉपुलेशन, अगर वैप वर्किंग एज पॉपुलेशन का और हम डिपेंडेंट्स का रेशियो देखते हैं तो वर्किंग एज पॉपुलेशन काफ़ी ज़्यादा है। इसको हम कहते हैं पॉपुलेशन का डिविडेंड, पॉपुलेशन डिविडेंड। और 15 साल से नीचे वालों को यूथ बल्ज बोला जाता है। ये काफ़ी पॉजिटिव आंकड़ा है, ये एक अच्छी चीज़ है किसी देश में इतनी पॉपुलेशन जवान लोगों की होना। एक, उनकी हेल्थ काफ़ी साउंड रहेगी, बी, वो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करेंगे, ह्यूमन रिसोर्स जो है वो काफ़ी सारा हमारे पास अवेलेबल होगा अनटिल अनलेस हमारे पास उनसे करवाने के लिए काम है या वो इकोसिस्टम बना हुआ है। वो बात करेंगे आगे कि कैसे वो नेगेटिव है या पॉजिटिव है। अब दूसरा एस्पेक्ट यहाँ पे आपको समझने लायक ये है कि बहुत सारे ऐसी पॉलिसीज़ बनाने की बात होती है कि हम लोग ना पॉपुलेशन जो ग्रोथ हो रहा है उसको कर्व कर दें। अब एक बात समझिए कि जब ये सर्कल, ये जो ग्राफ है अपवर्ड मूव करेगा, यानी कि ये पॉपुलेशन जब एज करेगी तो इतना जो मोटा मोटा फूला हुआ ग्राफ है, बल्ज किया हुआ ग्राफ है, ये अपवर्ड मूव करेगा। यानी कि हमारी आज की जो वर्किंग एज पॉपुलेशन है, आने वाले टाइम में ये डिपेंडेंट्स होने वाले हैं। और ये किन पे डिपेंडेंट होंगे? उस टाइम की वर्किंग एज पॉपुलेशन पे। अगर वो वर्किंग एज पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा श्रिंक हो जाएगी तो डेफिनेटली सारे का सारा बर्डन गवर्नमेंट पे आएगा इन दी फॉर्म ऑफ सोशल सिक्योरिटी। बहुत सारा एक्सपेंडिचर है जो गवर्नमेंट को खुद से करना पड़ेगा। इसीलिए बोला जाता है कि जो पॉपुलेशन ट्रांजिशन है वो अपनी स्पीड से और एक स्लो स्पीड से होना चाहिए। अदरवाइज क्या होता है कि बहुत बड़ा इकोनॉमिक बर्डन, फिस्कल बर्डन सरकार पे आ जाता है जिसका कोई लाभ होता नहीं। तो इस वजह से
आज आप गवर्नमेंट देखिए, बहुत सारी ऐसी सोशल सिक्योरिटी इन्वेस्टमेंट्स हैं जो पब्लिक को इंसेंटिवाइज करके सरकार करवा ली है, वो चाहे वो अटल पेंशन योजना हो या और इस तरीके के एनपीएस से रिलेटेड, कि आप अपनी सोशल सिक्योरिटी के लिए खुद से आज ही सेव करना शुरू करें, सो दैट आने वाले टाइम में गवर्नमेंट को अपनी जेब से कम पैसे देने पड़े। बिकॉज अपनी भी अगर अपनी स्पीड से भी ये ट्रांजिशन होगा तो भी आने वाले टाइम में जो वर्किंग एज पॉपुलेशन है वो कम होगी, बिकॉज नंबर ऑफ चिल्ड्रंस, जो टोटल फर्टिलिटी रेट है वो डिक्लाइन कर रहा है, ये हमने देख लिया ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। ठीक है, तो पॉपुलेशन पिरामिड से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इसमें क्या क्या चीज़ें प्लॉट होती हैं, तो इसमें टोटल पॉपुलेशन, जेंडर वाइज पॉपुलेशन और एज ग्रुप्स को प्लॉट करा जाता है। डेवलपिंग कंट्रीज़ में पिरामिड शेप में दिखता है और वहाँ पे टावर शेप में दिखता है डेवलप कंट्रीज़ में, उसका फ़र्क भी मैंने आपको बता दिया। अब अगर बात करें डेमोग्राफिक ट्रांजिशन की, तो डेमोग्राफिक ट्रांजिशन की 3 स्टेजेस किसी भी एक सोसाइटी में देखी जाती हैं। पहली स्टेज क्या है, जहाँ पे बर्थ रेट और डेथ रेट्स दोनों ही बहुत हाई हैं। बर्थ रेट पे भी कोई कंट्रोल नहीं है, डेथ को भी अवॉइड करने के लिए कुछ नहीं है, बहुत सारी बीमारियाँ हो रही हैं, महामारियाँ फैल रही हैं, नेचुरल डेथ के कॉजेज़ बहुत हैं, तो लोग मर भी बहुत रहे हैं, बच्चे पैदा भी बहुत हो रहे हैं। इस पहली स्टेज ऑफ काफ़ी प्रिमिटिव सोसाइटी की ये स्टेज होती है। इसमें टोटल जो नेट पॉपुलेशन है वो स्टेबल ही रहती है, जितने आ रहे हैं उतने जा भी रहे हैं। इसके बाद आता है सेकंड स्टेज, जैसे जैसे सोसाइटीज़ ग्रो करती हैं तो पॉपुलेशन बढ़ना शुरू होती है। क्यों? क्योंकि ग्रो हमने किया, हमने रिसोर्सेज डेवलप करे, हमारी आदतें अभी भी वही हैं कि बर्थ रेट काफ़ी हाई है, कॉन्ट्रासेप्टिव्स का यूज़ नहीं हो रहा, बच्चे जो बहुत ज़्यादा बच्चे होने की प्रवृत्ति है वो बनी हुई है पॉपुलेशन की, बट हमने उससे होने वाली डेथ्स, हेल्थ सिस्टम्स वगैरह को डेवलप कर दिया है। इस सिनेरियो में क्या होता है, डेथ रेट डिक्लाइन कर जाता है, बर्थ रेट उतना ही बना रहता है, तो पॉपुलेशन जो है सेकंड स्टेज में वो आ जाता है कि पॉपुलेशन ग्रोथ करती है, काफ़ी ज़्यादा ग्रोथ करती है, और इस स्टेज में वो पॉपुलेशन एक्सप्लोजन जिसकी हम बात करते थे, इस तरीके के सिनेरियोज दिखना शुरू हो जाते हैं। धीरे धीरे सोसाइटीज़ और इवॉल्व करती हैं, तो वो उनको ध्यान आता है कि बर्थ को भी कंट्रोल किया जा सकता है, सोसाइटीज़ मॉडर्नाइज हो रही हैं, तो वो बर्थ रेट भी डिक्लाइन करता है सिग्निफिकेंटली, और डेथ रेट भी लो है, बर्थ रेट भी लो है, तो पॉपुलेशन जो है श्रिंक होना शुरू होती है, स्टेबलाइज हो जाती है, और पॉपुलेशन ग्रोथ रेट लो रहता है। तो ये 3 ट्रांजिशन स्टेजेस में जो है एक सोसाइटी मूव करती है। हमारा फर्स्ट निकल चुका है, हम सेकंड भी लगभग निकल चुका है, वी आर मूविंग टूवर्ड्स थर्ड। इंडिया इज इन ट्रांजिशन टूवर्ड द थर्ड स्टेज ऑफ पॉपुलेशन, डेमोग्राफिक ट्रांजिशन जो थ्योरी की हम लोग बात करते हैं। अगर हम पिछले फेजेस की बात करें इंडिया में, तो जो 1901 और 1921 का जो टाइम पीरियड था, ये स्टेगनेंट या स्टेशनरी फेज बोलते हैं पॉपुलेशन का। और भारत में जब से सेंसस होने लगा लॉर्ड मेयो के टाइम से 1871 से, एक ही ऐसा सेंसस हमने देखा जहाँ पे इंडिया की पॉपुलेशन डिक्लाइन करी थी। एक ही बार ऐसा हुआ, दैट वाज द 1921 का जो सेंसस आया था, वहाँ पे इंडिया की पॉपुलेशन डिक्लाइन करी थी। कारण आप मुझे बताएंगे, एक महामारी फैली थी, वो भी एक बड़ा कारण था। कौन सी महामारी फैली थी इस दौरान, आप मुझे कमेंट करके बताइए। ठीक, उसके 100 साल बाद अगेन वी आर लिविंग इन अ पैंडेमिक, और लगभग सिमिलर टाइप ऑफ पैंडेमिक। उसके बाद है फेज़ 2 1921, तो इस टीडी पॉपुलेशन ग्रोथ का फेज़ था, हेल्थ में इंप्रूवमेंट होना शुरू हुआ। देन इसके रिजल्ट से वो अगला जो फेज़ आया, दैट वाज अ स्टेज ऑफ पॉपुलेशन एक्सप्लोजन, और 1980s तक ये फेज़ रहा। उसके बाद हमारी गवर्नमेंट ने काफ़ी सारी पॉलिसीज़, इवन कुछ ड्रैकोनियन लॉज भी बनाए, नसबंदी जैसे लॉज भी बनाए उस टाइम की सरकारों ने। उसके बाद जो 81 और अब का प्रेजेंट का टाइम है, तो हमारी जो डिकेडल पॉपुलेशन ग्रोथ दर है वो हर 10 सालों में कम होती जा रही है। इतनी जल्दी ज़ीरो तो नहीं होने वाली, ज़ीरो होना कोई ठीक फिगर भी नहीं है, लेकिन आने वाले 10-20 सालों में इंडिया की पॉपुलेशन लगभग स्टेबलाइज हो जाएगी। मेरा जो मानना है दैट इज़ कि 1.5 या 1.6 बिलियन के आसपास इंडियन पॉपुलेशन विल बी स्टेबलाइज्ड। उसके बाद जो है वो डिक्लाइन या स्टेबिलिटी शुरू होगी। ठीक है, तो दीज आर द 4 फेजेस। पहले वाला पता होना चाहिए कि ये दैट वाज 1921 ईयर वाज अ ईयर जब हम कहते हैं कि इंडिया की पॉपुलेशन डिक्लाइन करी थी, पहली बार ऐसा हुआ था। उसके बाद कभी नहीं हुआ, उससे पहले भी कभी नहीं हुआ। अब हम बात करते हैं, एक थ्योरी है माल्थूजियन थ्योरी ऑफ पॉपुलेशन, जिस पे कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो माल्थूजियन थ्योरी ऑफ पॉपुलेशन में बेसिकली आपको बता देता हूँ इनका कहना क्या था। इनका मानना था कि 2 तरीके के प्रोग्रेशन होते हैं ना, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन होता है और अरिथमेटिक प्रोग्रेशन होता है। ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन क्या होता है, जैसे 2, 4, 8, 16, 32, 64, 108। तो सिमिलरली अरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है, एपी जिसको कहते हैं, 2, 4, 6, 8, 10। तो माल्थूजियन थ्योरी ऑफ पॉपुलेशन इनका ये कहना था
कि देखिए दो चीज़ें हैं, एक है हमारे फूड ग्रेन्स की प्रोडक्शन जो हम खाते हैं, दूसरा है हमारी पॉपुलेशन। पॉपुलेशन की जो ग्रोथ की दर है वो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में जीपी में बढ़ रही है, और जो फूड ग्रेन्स की ग्रोथ है, प्रोडक्शन की जो ग्रोथ की दर है वो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में एपी में बढ़ रही है। तो यस, एक दिन ऐसा आएगा जब ये गैप बहुत बड़ा हो जाएगा और लोग भूख से मरने लगेंगे। दैट वाज अ माल्थूजियन थ्योरी ऑफ पॉपुलेशन। तो पॉपुलेशन ऑटोमेटिकली कंट्रोल कर जाएगी जब ये सिचुएशंस आएंगी, XYZ सिचुएशंस आएंगी, ऐसा इनका मानना था। और इन्होंने उसको बोला कि पॉपुलेशन में देयर आर सर्टेन चेक्स, जिनको बोलते हैं क्या, देयर आर प्रिवेंटिव चेक्स, देयर आर पॉजिटिव चेक्स टू द इंक्रीजिंग पॉपुलेशन। वो पॉजिटिव चेक्स क्या है? पॉजिटिव चेक्स क्या है कि जब बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन बढ़ जाती है तो युद्ध होंगे, बीमारियां फैलेंगी, गरीबी आएगी, लैक ऑफ फूड होगा, और इस वजह से पॉपुलेशन डिक्लाइन कर जाएगी, लोग मरने लगेंगे। उसके बाद है प्रिवेंटिव चेक्स। प्रिवेंटिव चेक्स में क्या है, सोसाइटीज़ अगर बहुत ज़्यादा इवॉल्व करगी तो देयर विल बी अ सम मोरल रिस्ट्रेंट, पोस्टपोनमेंट ऑफ मैरिज एंड समथिंग लाइक दैट, जिस वजह से जो बर्थ रेट है वो कंट्रोल हो जाएगा। अकॉर्डिंग टू माल्थूजियन व्यूज ऑफ पॉपुलेशन, जब भी पॉपुलेशन ग्रोथ करती है तो बहुत सारे इकोनॉमिक गेन्स जो हैं वो सारे एब्जॉर्व कर लिए जाते हैं उस पॉपुलेशन के द्वारा, एंड इट रिजल्ट्स इनटू द टू एस्पेक्ट्स। और उसके बाद फिर पॉपुलेशन डिक्लाइन हो जाती है। और वो दो एस्पेक्ट्स क्या थे, वो पहले वाला पॉजिटिव चेक्स है और दूसरे वाला प्रिवेंटिव चेक्स है, इनके द्वारा कहा गया। अब कई बार मैंने क्वेश्चन देखा इस चीज़ पे कि माल्थूजियन थ्योरी ऑफ पॉपुलेशन के हिसाब से पॉजिटिव चेक्स क्या हैं और प्रिवेंटिव चेक्स क्या हैं। नहीं भी समझ में आता कोई बात नहीं, ये दो बातें याद रख लेना, आपका काम चल जाएगा। दैट्स इट। ये मैं नहीं कह रहा, इनका मानना था। हालांकि जैसे बाद में माल्थूजियन थ्योरी को पलट दिया, ग्रीन रेवोल्यूशन आया, नॉर्मनी बोरलो ने मैक्सिको से शुरू करा, भारत में MS स्वामीनाथन ने शुरू करा, तो हमने देखा कि फूड ग्रेन्स की प्रोडक्शन भी जीपी में बढ़ सकती है। तो इस थ्योरी को पलट दिया गया, बहुत बार इस थ्योरी को क्रिटिसाइज भी करा गया, बट स्टिल इट हैज़ अ रेलेवेंस इन सम कॉन्टेक्स्ट। अगर वर्ल्ड पॉपुलेशन ग्रोथ रेट की बात करी जाए, हमारे पास 2011 का सेंसस के अभी तक आंकड़े हैं, तो डिकेडल चेंज जो है, सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन चाइना की है, हालांकि हम सरपास कर जाएंगे आने वाले एक डेकेड में उनको। सेकेंड नंबर पे इंडिया स्टैंड करता है, थर्ड पे USA है, फोर्थ पे इंडोनेशिया है, फिफ्थ पे ब्राज़ील है। ब्राज़ील ऐसा देश है जोग्राफिकली भी 5वें पे है, पॉपुलेशन वाइज भी 5वें पे है। अब डेकेडल ग्रोथ में अगर बात करी जाए, दशक वाइज हमने कितना ग्रोथ रिकॉर्ड किया जी, 17% का 2011 के सेंसस के हिसाब से। सबसे हाईएस्ट अगर देखा है, सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन किसकी बढ़ रही है, वो है नाइजीरिया ऑन द रेट ऑफ 26.84%। ये दो चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, कई बार फैक्चुअल क्वेश्चन ऐसे पूछ लिए जाते हैं। देयर आर कंट्रीज जैसे रशियन फेडरेशन है, उनकी पॉपुलेशन डिक्लाइन कर रही है। अगर ग्लोबल पॉपुलेशन में शेयर वाइज बात करी जाए तो इंडिया जो है वो 17.5% शेयर करता है। यस, इंडिया अकाउंट्स फॉर 2.4% ऑफ जोग्राफिकल एरिया, और इस 2.5% में हमने लगभग 17.5% पॉपुलेशन को होस्ट किया हुआ है। दैट इज़ इंडिया का जो शेयर है ग्लोबल पॉपुलेशन में। नंबर 1 पे चाइना है, नंबर 2 पे हम हैं। ठीक, ये आपको पता होना चाहिए। अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर इसी ग्रोथ से हम लोग बढ़ते रहे तो बाय द टाइम ऑफ 2025 हम चाइना को सरपास कर देंगे सबसे बड़ा पॉपुलस कंट्री होने के। भारत में लगभग 50% जो पॉपुलेशन है वो एज ऑफ 25 या उससे नीचे है। 65% पॉपुलेशन जो है एज ऑफ 35 या उसके नीचे है। इसीलिए हम बोलते हैं कि दिस इज़ अ पीरियड ऑफ पॉपुलेशन डिविडेंड फॉर इंडिया। एक ही चैलेंज है सरकार के पास कि इस पॉपुलेशन डिविडेंड से काम करवाना है, इनको बेरोजगारी भत्ते ना देने पड़े। तो क्या होगा, देश का इकोनॉमिक स्ट्रक्चर जो है वो सुधर जाएगा। अगर इंडिया की ओवरऑल डिकेडल पॉपुलेशन ग्रोथ की हम लोग बात करें तो यहाँ पे एक स्क्रीनशॉट आप लोग ले सकते हो। पूरी की पूरी पिछली सेंचुरी में आपने देखा कि देयर वाज ओनली एक साल जहाँ पे एब्सोल्यूट जो है पॉपुलेशन का डिक्लाइन हमने देखा था, और सबसे हाईएस्ट जो है वो 1971 का जो सेंसस है 24.80 यहाँ पे हमने देखा। दिस वाज अ पीरियड जिसको हम लोग क्या कहते हैं कि यहाँ पे पॉपुलेशन एक्सप्लोड कर रही थी, एक्सप्लोजन हो रहा था। उसके बाद जो है गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ और ओवरऑल अवेयरनेस प्रोग्राम्स के चलते पॉपुलेशन जो है वो डिक्लाइन होना शुरू हो गया, ग्रोथ दर डिक्लाइन होना शुरू हो गया। पॉपुलेशन तो एज ऑफ नाउ ज़्यादा ही है। इसके बाद पॉपुलेशन डेंसिटी की बात करते हैं। तो पॉपुलेशन डेंसिटी एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जिसमें हम लोग फिजियोग्राफिक डेंसिटी की बात करते हैं कि एक नेट जोग्राफिकल एरिया में कितने लोग रह रहे हैं, टोटल कितना पॉपुलेशन रह रहा है, यानी कि हम टोटल लैंड को डिवाइड कर देते हैं पॉपुलेशन के साथ, तो मेरे पास एक नंबर निकल के आता है। इंडिया की अगर पॉपुलेशन डेंसिटी की बात करें तो दैट इज 382 पर्सन पर स्क्वायर, यानी कि 1 स्क्वायर किलोमीटर में इंडिया में ऑन एन एवरेज 382 लोग रहते हैं। बिहार अगर सबसे हाईएस्ट डेंसिटी वाला स्टेट है तो बिहार में 1106
लोग जो हैं वो 1 स्क्वायर किलोमीटर में पाए जाते हैं। अरुणाचल प्रदेश जो है वो लोएस्ट है। दिल्ली अगर यूनियन टेरिटरीज की बात करें तो दिल्ली में दिस नंबर इज 11,320 बिकॉज इट्स ओनली अ सिटी और वहाँ पे कुछ लैंड वैंड बहुत कम है। इस वजह से डेंसिटी जो है वो वेरी करती है शहरों और अर्बन एरियाज एंड रूरल एरियाज में। ये आप भली भांति जानते हो। एक बात बताना मुझे कमेंट करके, हिमाचल का पॉपुलेशन डेंसिटी कितना है वो आपको बताना चाहिए, ऑल्दो वो आपने एक डिफरेंट चैप्टर में कवर किया हुआ है। तो इन द फाइनल स्टेज ऑफ दिस सेशन हम लोग बात करेंगे कि देश में जो पॉपुलेशन को लेके गवर्नेंस है उसके रिलेटेड जो पॉइंट आपके पेपर में आ सकते हैं। तो पहला, आफ्टर इंडिपेंडेंस जो देश में पॉपुलेशन पॉलिसी कमेटी है वो 1952 में बनाई गई, जिन्होंने फर्दर कमेटीज़ की फॉर्मुलेशन पे काफ़ी सारे सजेशंस दिए। फॉर एग्जांपल 1956 में सेंट्रल फैमिली प्लानिंग बोर्ड क्रिएट किया गया, जिन्होंने स्टरलाइजेशन वगैरह भी एम्फेसाइज करी, फोर्स्ड स्टरलाइज कर दीजिए, मेल या फीमेल स्टरलाइजेशन की बातें करेगी। लेकिन अनटिल अप टू जो 1960s तक का टाइम है, कोई बहुत बड़ी रिजिड पॉलिसी सरकार ने अडॉप्ट नहीं करी थी। 5 ईयर प्लान भी जब फॉर्मुलेट करे जाते थे तो फैमिली प्लानिंग और फैमिली लिमिटेशन उनका एक की ऑब्जेक्टिव रहा है, लेकिन 60s तक इसमें बहुत ज़्यादा रिजिड स्टैंड जो गवर्नमेंट का है वो नहीं देखने को मिला। उसके बाद जैसे 1976 का टाइम था, दैट वाज अ टाइम जब देश की पहली नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी जो है वो बन के सामने आई और इन्होंने की पॉइंटर्स पे काम किया। वो क्या थे कि स्टैट्यूटरी एज जो है वो मैरिजेस की उनको बढ़ा दिया जाए, मॉनेटरी इंसेंटिव्स इंट्रोड्यूस करेंगे, स्पेशल अटेंशन देगी फीमेल लिटरेसी वगैरह पे। डॉक्टर अब इसी के बाद आप पाओगे कि देश में जो वो स्टेरलाइजेशन है, वो फोर्स्ड अप्रोच जो है वो यहाँ पे स्टार्ट करी गई थी और वो उन टाइम की गवर्नमेंट्स पे काफ़ी क्रिटिसिज्म भी दिया जाता है कि मेल स्टेरलाइजेशन का काफ़ी बड़ा प्रोग्राम जो है वहाँ पे चला और वो काफ़ी एक रिजिड स्टेप। उसके बाद डॉक्टर MS स्वामीनाथन कमेटी बनती है 1993 में कि एक नई ड्राफ्ट पॉपुलेशन पॉलिसी बनाते हैं, बिकॉज पिछली वाली काफ़ी ज़्यादा बैकफायर कर रही है। तो 1993 में डॉक्टर MS स्वामीनाथन कमेटी बनी। 1994 में इस कमेटी ने अपनी रिपोर्ट सबमिट करी और फरवरी 2000 में जाके हमारे देश की जो सेकेंड पॉपुलेशन पॉलिसी है वो सामने निकल के आती है। और इनका जो मेन ऑब्जेक्टिव था वो ये था कि हमें वो फोर्स्ड पॉपुलेशन पॉलिसी नहीं बनानी, फोर्स्ड स्टरलाइजेशंस वगैरह नहीं करना। वी हैव टू मूव टूवर्ड्स द वॉलंटरी एंड इन्फॉर्म्ड चॉइस एंड द कंसेंट ऑफ द सिटीजन्स। इंफॉर्मेशन अवेयरनेस पे ज़्यादा काम करेंगे और क्या होगा, वुमेन सेंट्रिक अप्रोच हम लोग लेके जाएंगे। और ऑब्जेक्टिव क्या है कि देश की पॉपुलेशन को स्टेबलाइज करना है, रिड्यूस नहीं करना, श्रिंक नहीं करना, स्टेबलाइज करना है, स्टेबल करना है। उस टाइम की रिपोर्ट्स ये सजेस्ट करती थी इंडिया जो है 2030 तक 1.5 बिलियन या 2050 तक 1.6 बिलियन हिट करेगा। तो वी हैव टू स्टेबल दिस पॉपुलेशन सो दैट कि बहुत बड़ा एक्सप्लोजन ना हो, ज़्यादा जो रिसोर्स, जैसा थॉमस माल्थस कहते थे, सारे इकोनॉमिक जो गेन्स हैं वो बढ़ती हुई पॉपुलेशन ना अडॉप्ट कर ले। तो उसके लिए हमें इसको स्टेबल करना है, ये एम था। इन्होंने काफ़ी वुमेन सेंट्रिक अप्रोच अडॉप्ट करने की कोशिश करी, सेक्स रेशियो को बैलेंस करने की बातें हुई। एक और चीज़ जो कि हमें मॉडर्न डे कॉन्ट्रासेप्टिव्स पे मूव करना है। मॉडर्न डे कॉन्ट्रासेप्टिव्स जस्ट लाइक इंडोनेशिया, बांग्लादेश ने काफ़ी टाइम पहले इंजेक्टेबल कॉन्ट्रासेप्टिव्स यूज़ कर रहे थे, वो अप्रोच हमने यहाँ पे ऑप्ट करी। मॉडर्न डे कॉन्ट्रासेप्टिव्स से हमारा एग्जांपल है जैसे छाया या अंतरा इंजेक्शंस। आजकल छाया पिल और अंतरा इंजेक्शन हमने शुरू करे ना मिशन परिवार विकास में। तो दीज आर द मॉडर्न डे कॉन्ट्रासेप्टिव्स जिनमें हमने वुमेन को इन्वॉल्व करा, बिकॉज वुमेन हैज़ द मेन कंट्रोल इन द फॉर्म ऑफ, जब भी रिप्रोडक्शन की बात आती है तो इनके पास जो कॉन्ट्रासेप्शन की अवेलेबिलिटी है वो होनी चाहिए, रादर देन कि हम लोग मेल मेंबर्स को परसू करने की कोशिश करें। दे आर मोर इररिस्पॉन्सिबल या निग्लिजेंट बीइंग्स इन अ रिलेशन, ऐसा बहुत सारी रिपोर्ट्स ने बताया। तो हमने वुमेन सेंट्रिक अप्रोच में गए। तो मिशन परिवार विकास क्या है, जैसा मैंने बताया कि पूरे देश में पॉपुलेशन एक्सप्लोजन का इशू अभी नहीं रहा। टोटल फर्टिलिटी रेट बहुत सारे साउथ इंडिया के सारे स्टेट्स और नॉर्थ में भी जैसे पंजाब, हरियाणा, हिमाचल, इस तरीके के स्टेट्स हैं जहाँ पे टोटल पॉपुलेशन का जो फर्टिलिटी रेट है वो 1.6, 1.7, 1.8, इट इज़ बिलो दैट मार्क ऑफ 2.1 रिप्लेसमेंट रेट। तो हमें क्या करना है, ऐसे डिस्ट्रिक्ट्स ढूंढने हैं जहाँ पे पॉपुलेशन का जो टोटल फर्टिलिटी रेट है वो 2.1 से ज़्यादा है या काफ़ी ज़्यादा अलार्मिंगली हाई है। तो देयर आर 146 हाई फर्टिलिटी डिस्ट्रिक्ट्स। तो वहाँ पे टारगेटेड ये मिशन परिवार विकास के अंडर हमने स्कीम चलाई, जो कि एक वुमेन सेंट्रिक कॉन्ट्रासेप्टिव डिस्ट्रीब्यूशन एंड अवेयरनेस स्कीम है। हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर है, ICDS, आंगनवाड़ीज़ है, वहाँ पे आशा वर्कर्स भी हैं, प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर्स भी हैं। तो करना क्या है कि वहाँ उस एरिया की वुमेन को अवेयर करना है कि यू कैन हैव दिस पिल और यू कैन गेट दिस इंजेक्शन डन। उसके बाद यू कैन अवॉइड द प्रेगनेंसी फॉर द सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम।
और उसके बाद ये पिल्स दोबारा लेनी है, इंजेक्शन दोबारा लगवाना है, उसकी अवेलेबिलिटी और उसकी अवेयरनेस वुमेन तक पहुंचानी है। बिकॉज चाइल्ड बेयरिंग का जो सबसे ज़्यादा बर्डन है वो वुमेन को फेस करना पड़ता है। और इन अ रिलेशन फॉर दी चाइल्ड बेयरिंग रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में वुमेन जो है वो ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी से इस स्टेप को आगे लेके जाएंगी, और इसका रिजल्ट दिखना भी शुरू हो गया है मिशन परिवार विकास का अपने डिस्ट्रिक्ट्स में। तो यस ये काफ़ी अच्छी बात है जिन जिन लोगों को समझ में आए कि पूरे देश में पॉपुलेशन एक्सप्लोजन की समस्या नहीं है, देयर आर डिस्ट्रिक्ट्स और उन पे हमारी गवर्नमेंट ऑलरेडी काम कर रही है। ठीक है, सो अल्टीमेट गोल हमारा है पॉपुलेशन में कि टोटल फर्टिलिटी रेट को 2.1 तक पहुंचाना, रिप्लेसमेंट रेट तक लेके आना, इससे नीचे नहीं लेके आना, श्रिंक नहीं करना है। वो पॉपुलेशन पिरामिड को समझिए, इतने बूढ़े लोग अगर अचानक हो गए, नीचे जवान भी चाहिए ना वो टोटल वर्किंग एज पॉपुलेशन में, तो वो अभी डेवलप्ड कंट्रीज जैसा पिलर नहीं बनेगा हमारा, उस पर अभी टाइम लगेगा। तो इसलिए जो ट्रांजिशन है वो अपनी स्पीड से आराम से होगा। सो दैट्स ऑल अबाउट दी पॉपुलेशन। आपके पेपर में जो पॉपुलेशन में आने वाले कॉन्सेप्ट्स थे वो हमने इसमें डिस्कस करे, और ये जो PDF है मैं अपलोड कर दूंगा आपके कोर्स में, वहाँ से इनको रिवाइज करिएगा। बहुत बार ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन आपके पेपर में पूछ लिए जाते हैं। थैंक यू सो मच।